भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका सफल किसान में। मैं हूं अंजू सिंह। सफल किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम मंच मुहैया कराते हैं उन किसानों को जो कि अपनी लगन, इच्छा शक्ति और मेहनत के बल पर कृषि के क्षेत्र में छाप छोड़ रहे हैं, अपने लिए नए नए अवसर पैदा कर ही रहे हैं, साथ ही अन्य किसानों के लिए भी राह बना रहे हैं। ये किसान कृषि स्टार्टअप, पशुपालन और इसके अलावा कृषि में नए नए प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। आज के हमारे सफल किसान भी हैं और वैज्ञानिक भी हैं। यानी जब विज्ञान और किसान का मेल हो जाए तो ऐसे में आप उम्मीद कर सकते हैं कि हम प्रगति की राह पर कितनी तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं मुजफ्फरनगर में अपनी पैतृक भूमि पर खेती करने वाले हमारे कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जितेंद्र कुमार आर्य के बारे में, जो कि वैसे तो मेरठ के कृषि विज्ञान केंद्र में कार्यरत हैं, लेकिन साथ ही साथ वो खेती से भी जुड़े हुए हैं, यानी किसान भी है। तो आइए देखते हैं उनकी सफलता की कहानी। मुजफ्फरनगर दिल्ली से 135 किलोमीटर उत्तर पश्चिम और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लगभग 560 किलोमीटर दूर है। मुजफ्फरनगर का महानगरीय शहर कृषि और संबद्ध गतिविधियों के साथ साथ एक औद्योगिक केंद्र भी है। गंगा और यमुना की सहायक नदी हिंडन के उपजाऊ मैदानों पर स्थित इस क्षेत्र की रणनीतिक स्थिति कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए अनुकूल है। मुजफ्फरनगर का पूरा क्षेत्र भौतिक और जलवायु परिस्थितियों से भरपूर है, साथ ही पर्याप्त वर्षा भी है। यही कारण है कि यहाँ कृषि विकास को बढ़ावा मिला है। मुजफ्फरनगर जिला नकदी फसलों के साथ साथ गेहूं, बाजरा, मक्का, जौ, आलू और दालें जैसे खाद्यान्न यहाँ के बड़े हिस्से में उगाया जाता है। इसके अलावा इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के फल और सब्जियां भी उगाई जाती हैं। मुजफ्फरनगर में निश्चित रूप से कृषि पर निर्भर गतिविधियों जैसे पशुपालन, डेयरी फार्मिंग और कृषि आधारित उत्पादों के निर्माण आदि में वृद्धि हुई है। समृद्ध प्राकृतिक वनस्पति की बदौलत मुजफ्फरनगर ने कृषि क्षेत्र में समृद्धि हासिल की है। अब जरा बात कर लेते हैं आज के सफल किसान डॉक्टर जितेंद्र कुमार आर्य की, जो कृषि विज्ञान केंद्र मेरठ में कार्यरत हैं। यहीं अपने 9 एकड़ पैतृक भूमि पर वो देसी गौ आधारित प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। इन्होंने मुख्य रूप से 2016 में प्राकृतिक खेती करना शुरू किया था। डॉक्टर आर्य कहते हैं कि प्राकृतिक खेती की मूल पूंजी गाय है। अगर गाय है तो बेहद ही आसान तरीके से प्राकृतिक खेती की जा सकती है। प्राकृतिक खेती एक ऐसी पद्धति है जिसमें खर्च ना के बराबर होता है और मुनाफा अधिक होता है। प्राकृतिक खेती की मुख्य पूंजी क्या है, बता रहे हैं आज के सफल किसान। जनपद मुजफ्फरनगर में मेरी पैतृक एग्रीकल्चरल लैंड है, जिसमें हम 2016 से देसी गाय आधारित प्राकृतिक खेती करते आ रहे हैं, जिसके बहुत ही उत्साहजनक परिणाम हमारे सामने प्राप्त हो रहे हैं। लगभग 8 वर्ष हमें प्राकृतिक खेती करते हुए हो गए हैं। जितेंद्र कुमार आर्य जो कि एक कृषि वैज्ञानिक हैं और साथ ही साथ वो एक किसान भी हैं। ऐसे में वो बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं कि आज के समय में प्राकृतिक खेती ही एकमात्र ऐसा विकल्प है जिससे हम मिट्टी की सेहत को भी बेहतर कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य में भी वृद्धि कर सकते हैं या अपने स्वास्थ्य को भी सुरक्षित कर सकते हैं। रसायन मुक्त भोजन के लिए प्राकृतिक खेती बहुत आवश्यक है। आइए जानते हैं कि इसके क्या क्या लाभ हैं और जितेंद्र कुमार आर्य इससे कैसे लाभ ले रहे हैं। प्राकृतिक खेती एक ऐसी पद्धति है जिसमें फसलों पर किसी भी प्रकार का रासायनिक कीटनाशक उर्वरक का प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें सिर्फ प्रकृति द्वारा निर्मित उर्वरक, पेड़ पौधों के पत्तों से बनी खाद,
गोबर खाद एवं जैविक कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है। ये एक प्रकार से विविध प्रकार की कृषि प्रणाली है जो फसलों, जीव जंतु एवं पेड़ पौधों को एकीकृत करके रखती है। प्राकृतिक खेती कृषि की प्राचीन पद्धति है। ये भूमि के प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखती है। प्राकृतिक खेती में रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि प्रकृति में आसानी से उपलब्ध होने वाले प्राकृतिक तत्वों तथा जीवाणुओं के उपयोग से खेती की जाती है। ये पद्धति पर्यावरण के अनुकूल है तथा फसलों की लागत कम करने में कारगर है। खेती किसानी में गाय का बड़ा महत्व है। ऐसा इसलिए क्योंकि गाय का गोमूत्र एवं गोबर प्राकृतिक खेती में प्रयोग होता है। डॉक्टर आर्य का मानना है कि प्राकृतिक खेती का मूल आधार देसी गाय है और वो इसी के तहत प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। सफल किसान जितेंद्र कुमार आर्य ने अपने घर में अलग से जैविक उत्पाद गृह बनाया हुआ है, जिसमें प्राकृतिक खेती में प्रयोग होने वाले जैविक उत्पाद का संग्रह करते हैं और इसी जैविक उत्पाद को वो अपने खेतों में प्रयोग कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि यहाँ पर जीवामृत के ड्रम रखे हुए हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्राकृतिक खेती का मूल आधार देसी गाय है। और देसी गाय इसलिए कि देसी गाय के गोबर गौमूत्र का जब एनालिसिस किया जाता है तो उसमें 300 से 500 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु 1 ग्राम गोबर में पाए जाते हैं। इसलिए प्राकृतिक खेती का मूल आधार देसी गाय है। हमारे पास अभी वर्तमान में 2 देसी गाय हैं, एक साहिवाल नस्ल की है जिसको आप देखेंगे और एक थारपारकर नस्ल की है। ये दोनों गायें प्राकृतिक खेती के लिए बहुत ही अच्छी नस्ल की गायें हैं। डॉक्टर आर्य जैविक उत्पाद बनाने के लिए अलग अलग ड्रम का प्रयोग करते हैं और इस ड्रम में अलग अलग उत्पाद को संग्रहित करते हैं। तो आइए उन्हीं से जानते हैं कि जैविक उत्पाद बनाने की प्रक्रिया क्या है और इसमें क्या क्या इस्तेमाल लाया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं जीवामृत की। ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे जीवामृत के ड्रम रखे हुए हैं। तो जीवामृत बनाने के लिए हमें 5-6 चीज़ों की आवश्यकता होती है। देसी गाय का गोबर 10 किलो, देसी गाय का मूत्र 10 लीटर, गुड़ 1.5 से 2 किलो, बेसन 1.5 से 2 किलो, 500 ग्राम पुराने पेड़ के नीचे की मिट्टी और 180 लीटर पानी। इस सारी सामग्री को हम ड्रम में भर देते हैं और फिर सुबह शाम लकड़ी के डंडे से इसको घुमाते हैं घोलने के लिए, ताकि ये सारी सामग्री अच्छी प्रकार से घुल जाए और सूक्ष्म जीवाणुओं की गतिविधियाँ सही ढंग से होने लगे। पूरे ड्रम में यानी कि पानी में नीचे तक वायु का संचार ठीक प्रकार से होने लगे, इसलिए इसको हम घुमाते हैं। ये जो हमने जीवामृत इस तरह विधि से तैयार किया, ये सर्दियों में 5 दिन में, गर्मियों में 3 दिन में तैयार हो जाता है और इसको हम सर्दियों में अधिकतम 15 दिन तक, गर्मियों में अधिकतम 7 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। फिर इसको हम सिंचाई के पानी के साथ खेत में इसका प्रयोग करते हैं। 1 एकड़ ज़मीन में 200 लीटर कम से कम जीवामृत की आवश्यकता पड़ती है और यदि हमारी फसल की परफॉर्मेंस कम है तो हम 400 लीटर प्रति एकड़ भी जीवामृत लगा सकते हैं। अगर किसान ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक खेती करे तो कम लागत तो लगेगी ही, पानी की भी अच्छी खासी बचत होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि प्राकृतिक खेती करने से जमीन में पानी की सोखने की क्षमता बढ़ती है। अगर वर्षा कम भी हो तो भी लंबे समय तक खेतों में जल की उपलब्धता बनी रहती है। इसलिए किसानों के बीच प्राकृतिक खेती का प्रचलन लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इस खेती में देश के किसानों को अधिक लाभ प्राप्त होता है। सही मायने में देखा जाए तो पर्यावरण की दृष्टि से भी प्राकृतिक खेती करना काफी लाभदायक है। जैसा कि हमने बताया, इसमें किसी भी तरह के रसायन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। प्राकृतिक खेती में सबसे अधिक बायोमास, माल्चिंग, गाय के गोबर एवं गोमूत्र के इस्तेमाल पर अधिक जोर दिया जाता है। प्राकृतिक खेती करने से भूमि के जलस्तर में वृद्धि होती है, साथ ही साथ इसमें मिट्टी, खाद्य पदार्थ और जमीन में पानी के माध्यम से होने वाले प्रदूषण में भी कमी आती है।
इसी के साथ ही सफल किसान में यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि डॉक्टर जितेंद्र कुमार आर्य कैसे गन्ने की खेती कर रहे हैं और इसके विभिन्न उत्पाद बनाकर बाजार तक भी पहुँचा रहे हैं। जानेंगे इसके बारे में और विस्तार से इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहें सफल किसान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। आज के सफल किसान में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं किसान और कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जितेंद्र कुमार आर्य जी से, जो कि प्राकृतिक खेती करते हैं। इसके साथ ही साथ वो गन्ने की भी फसल लेते हैं। गन्ना एक ऐसी फसल है जो कि हमारे किसान आय के लिहाज से काफ़ी सुरक्षित मानते हैं और इसके विभिन्न उत्पाद भी हाथों हाथ बाजार में बिक जाते हैं। आइए जानते हैं जितेंद्र जी से कि कैसे गन्ने के विभिन्न उत्पाद बनाकर वो अपनी आय में वृद्धि कर रहे हैं। जितेंद्र कुमार आर्य को प्राकृतिक खेती करने का आइडिया तब आया जब उनके बेटे गुरुकुल कुरुक्षेत्र से पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई के दौरान उन्होंने वहां हो रहे प्राकृतिक खेती के महत्व को समझा और वापस लौटने के बाद अपने पिता से राय मशवरा लेकर प्राकृतिक खेती की शुरुआत की। उन्होंने शुरुआती दौर में छोटे स्तर से खेती की शुरुआत की, लेकिन धीरे धीरे उनकी रुचि बढ़ती गई और वो 8 एकड़ में खेती करने लगे। डॉक्टर आर्य ने प्राकृतिक खेती में गन्ने की खेती को सबसे ज्यादा तवज्जो दी और गन्ने की खेती भी करने लगे। गन्ने की खेती करने के साथ साथ उन्होंने सोचा कि क्यों ना इनके उत्पाद भी बनाए जाएं और इसकी मार्केटिंग भी खुद ही करें। इस तरह से उन्होंने इस काम में सफलता पाई और गन्ने की खेती के लिए इन्हें गन्ना विभाग द्वारा पुरस्कृत भी किया गया है। इस प्राकृतिक खेती की शुरुआत कहाँ से हुई ये थोड़ा सा बताना चाहूँगा। मेरा बेटा गुरुकुल कुरुक्षेत्र में पढ़ता था। वहाँ पर उसने देखा और वो वहाँ से प्रेरित हुआ और उसने फिर वहाँ से पास आउट करने के बाद घर पे आके प्राकृतिक खेती करना प्रारंभ किया और लगभग हम लोगों को 8 साल प्राकृतिक खेती करते हुए हो गए हैं। गन्ना विभाग ने प्रथम पुरस्कार प्रदेश में मेरे बेटे देवेश आर्य को दिया है और जिला स्तर पर और विश्वविद्यालय स्तर पर भी 2 बार पुरस्कृत किया जा चुका है। इस तरह के कई अवार्ड हमारे पास हैं प्राकृतिक खेती के लिए। जैसे कि हमारी मुख्य फसल गन्ना है, तो गन्ने को तैयार करने के बाद हम उसको प्रोसेसिंग करते हैं और उसकी मार्केटिंग और ब्रांडिंग करते हैं। तो जैसा कि आप ये प्रोडक्ट देख रहे हैं, अभी तक हम केवल ऑर्गेनिक गुड़ और ऑर्गेनिक शक्कर, जगरी पाउडर एंड जगरी दोनों हम तैयार करते हैं और इसको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से हम इसको बाजार में विक्रय करते हैं। भारत में गन्ने की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। गन्ना उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। यहाँ की मुख्य फसल गन्ना है। गन्ने में सहफसली का बड़ा ही महत्व है। सहफसली खेती में एक ही खेत में 2 फसलें उगाने की तकनीक है। मुख्य फसल की 2 कतारों के बीच में जल्दी पकने और बढ़ने वाली धनी फसलें बोई जा सकती हैं। रबी के मौसम में मुख्य फसलों के साथ साथ सह फसलों को लेने से किसानों को उनकी जमीन में न केवल कुल उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिलती है, बल्कि प्रतिकूल परिस्थितियों में नुकसान कम होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इससे अलग अलग खेती में लगने वाली लागत भी कम आती है और मुनाफा भी ज्यादा मिलता है। देखा जाए तो एक तरह से सहफसली खेती का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना सोने पे सुहागा जैसा काम साबित होता है। आज हम इस समय आपको गन्ने की प्राकृतिक खेती के बारे में अवगत कराएंगे।
जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा 8 एकड़ का फार्म है और हमारी मुख्य फसल गन्ना है। और गन्ने में भी हम लगभग 30 से 40% क्षेत्रफल असोजी गन्ने का रखते हैं, ताकि शरदकालीन मौसम में, रबी मौसम में हम गन्ने के साथ सहफसली आसानी से कर सकें। ये जो पीछे आप खेत देख रहे हैं, ये इसकी बुआई सितंबर 2023 में की गई थी और प्रजाति है CO0118। इसके बीच में सहफसली के रूप में सरसों की फसल ली गई है, जिसकी प्रजाति थी RH 725। गन्ने की खेती अगर कृषि विभाग से परामर्श लेकर सही तरीके से की जाए तो फायदे का सौदा साबित हो सकती है। गन्ने की खेती में बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है कि कौन सी विधि से गन्ने की खेती की जाए जिससे उपज बढ़िया और फायदा ज्यादा हो। अगर बात करें विधि की तो ट्रेंच विधि बेहद उपयोगी मानी जाती है। ट्रेंच विधि से गन्ना की खेती करने के लिए 2 आंख वाले गन्ने के टुकड़ों को क्यारी विधि से उगाया जाता है, जिसके तहत प्रति मीटर क्षेत्र में 10 गन्ने लगाए जा सकते हैं। बुआई के बाद से इस फसल की देखभाल और प्रबंधन कार्यों में सावधानियां बरतनी होती हैं, जिसके बाद गन्ने की आंखें ठीक तरीके से उगने लगती हैं। इसके लिए खाद पानी के अलावा कीट रोग नियंत्रण से जुड़े कामों की निगरानी और रोकथाम की खास जरूरत होती है। मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आपको ये बताना चाहता हूँ कि गन्ने की प्राकृतिक खेती करें तो कैसे करें। शुरुआत खेत की तैयारी करने के बाद इसमें ट्रेंच विधि से कूड़ निकाल देते हैं और कूड़ में 400 kg पर एकड़ घन जीवामृत का प्रयोग करते हैं। उसके बाद टुकड़ों की ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं, प्लांटिंग कर देते हैं, टुकड़ों को खूंड में डाल देते हैं और फिर उनके ऊपर हल्की सी मिट्टी ढक देते हैं। उसके बाद हम पानी से सिंचाई करते हैं और सिंचाई के पानी के साथ 200 से 400 लीटर प्रति एकड़ जीवामृत का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हम अच्छे ढंग से बुआई करके गन्ने की पैदावार आगे ले सकते हैं। फिर फरवरी मार्च से शुरू करते हैं हम इसमें स्प्रे जीवामृत का पहला स्प्रे हम करते हैं, जिसमें 100 लीटर पानी लेते हैं और 5 लीटर इसमें जीवामृत लेते हैं। ये पहला छिड़काव हम करते हैं फरवरी एंड में। फिर पहले छिड़काव के 21 दिन बाद दूसरा स्प्रे करते हैं, जिसमें पानी लेते हैं 150 लीटर और जीवामृत लेते हैं 15 लीटर। तीसरा स्प्रे करते हैं दूसरे स्प्रे के 21 दिन बाद, उसमें पानी लेते हैं 200 लीटर और जीवामृत लेते हैं 20 लीटर। चौथा स्प्रे करते हैं हम खट्टी छाछ का। खट्टी छाछ का स्प्रे करने से हमारे जो गन्ने में आने वाले रोग हैं, जो फफूंदी जनित रोग हैं, वो अच्छे ढंग से नियंत्रित हो जाते हैं। अगर हैं तो नियंत्रित हो जाते हैं और नहीं है तो फिर आगे रोग आने की संभावना न के बराबर हो जाती है। 100 लीटर पानी में 3 लीटर खट्टी छाछ का हम घोल बनाकर स्प्रे करते हैं। यदि कीटनाशक बोरर वगैरह का अटैक होता है तो फिर हम अग्निअस्त्र का निर्माण करते हैं, और यदि रस चूसने वाले कीड़ों का प्रकोप होता है तो हम इसमें नीमास्त्र का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हम प्राकृतिक खेती में कम लागत में गन्ने की अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। कृषि विशेषज्ञों की माने तो साधारण विधि के मुकाबले ट्रेंच विधि से गन्ने की फसल को लगाने में लागत कम और उत्पादन काफी हद तक बढ़ जाता है। इस विधि से खेती करने पर खरपतवारों और जलभराव की समस्या भी नहीं रहती है। रिसर्च में पाया गया कि ट्रेंच विधि से उगाए गए गन्ने की रस में मिठास भी ज्यादा होती है। इस विधि में समय समय पर खाद पानी का भी खासा ख्याल रखना होता है, तब जाकर गन्ने की फसल बेहतरीन होती है। इसी के साथ ही सफल किसान में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको जानकारी देंगे कि कैसे हमारे किसानों को मदद मिल रही है कृषि विभाग और कृषि वैज्ञानिकों से। जानेंगे इसके बारे में भी छोटे से ब्रेक के बाद। तो बताइए पहला शॉट कहाँ लेना है? कहाँ लगाऊं कैमरा? आपका पति बनकर मुझे बिल्कुल पति जैसा लग रहा है। कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो।
क्या हुआ? वो जो मोहिनी है ना, मोहिनी। अरे ऐड कंप्लीट हो गया, मुबारक हो, पैक। देखिए गोलमाल अस्पताल सोमवार से गुरुवार रात 8 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 11 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। हम जानते हैं कि अगर हमें कृषि के क्षेत्र में और मजबूती से आगे बढ़ना है, किसानों की आय को सुनिश्चित करना है, उनका आर्थिक विकास और तेज़ी से करना है, तो ऐसे में आवश्यक है कि हम विज्ञान को साथ लेकर चलें। हमारे किसान हमारे कृषि वैज्ञानिकों से जुड़कर अपनी राह को और आसान कर रहे हैं और कृषि विज्ञान केंद्र, इसके अलावा कृषि विभाग उनका उचित मार्गदर्शन भी कर रहा है। आइए जानते हैं कि कैसे किसानों के जीवन में इससे तब्दीली आ रही हैं। प्राकृतिक खेती के मामले में डॉक्टर जितेंद्र कुमार आर्य इस जिले के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। इनको देखकर आसपास के किसान इनसे प्रशिक्षण लेने भी आते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो इनका फार्म प्रशिक्षण सेंटर बन चुका है। इनके फार्म पर मुख्य रूप से गौ आधारित खेती ही की जाती है। इसमें रसायनों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक इनके फार्म पर हमेशा भ्रमण के लिए आते रहते हैं। कृषि विभाग के अधिकारी बताते हैं इनका फार्म पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक मॉडल का काम कर रहा है। ये कृषि फार्म एक ऐसा कृषि फार्म है जो इस जिले के लिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए एक मॉडल का काम कर रहा है। वर्ष 2016 से इस कृषि फार्म पर गौ आधारित प्राकृतिक खेती कर रहे हैं देवेश आर्य जी और उनके पिता श्री जितेंद्र कुमार आर्य जी। मैं लगातार इस फार्म की विजिट करता रहता हूँ। जैसा कि अभी आप पीछे बोर्ड भी देख रहे होंगे कि हमने यहाँ गन्ने में सरसों की मतलब इंटरक्रॉपिंग कराई थी, जिसके उपज बहुत अच्छी रही है। और अभी आप प्रेजेंट में फसल देख सकते हैं, आज मार्च के महीने में कितनी अच्छी है गन्ने की फसल है। तो मैं इस कृषि फार्म के लिए, और भी किसान हमारे कृषक भाई यहाँ आते रहते हैं जो यहाँ आके काम सीख कर जाते हैं, कैसे जीवामृत, बीजामृत, घन जीवामृत कैसे बनाते हैं, कैसे उन्हें अप्लाई करते हैं। तो डॉक्टर साहब का पूरा उनको सपोर्ट होता है। एक तरह से ये हमारा कृषि फार्म, प्राकृतिक कृषि फार्म एक ट्रेनिंग सेंटर का भी काम कर रहा है। प्रसार निदेशालय कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से तकनीकी हस्तांतरण में अपना योगदान दे रहा है, जिसमें हमारा जो मुख्य रूप से हम जो खेती में लगे किसान भाई हैं उनके लिए, महिलाओं के लिए और खेती में युवाओं का रुझान बढ़ाने के लिए हम तकनीकी रूप से उनको सशक्त बनाने में लगे हुए हैं। जिसमें मुख्य रूप से अगर हम कहें तो क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट, क्योंकि फसल अवशेष प्रबंधन की बहुत आवश्यकता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर धान और गेहूं का फसल चक्र है, और गन्ने में भी है, जहाँ पर पराली जलाने की बात होती है, गन्ने की पत्ती जलाने की बात होती है। वहाँ पर हम किसान भाइयों को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। और बहुत सारी ऐसी तकनीकी है जिससे जल को बचाया जा सकता है। ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर है, उसके बारे में भी उनको बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। कृषि विभाग एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय किसानों के हित में प्रशिक्षण एवं अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों को जागरूक करते रहते हैं। उन्हें तरीके सिखाते हैं कि कैसे खेती में कुछ नया किया जा सके। कृषि विज्ञान केंद्र एवं कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से किसानों की खेती से संबंधित प्रमुख समस्याओं का उपचार किया जाता है। कृषि वैज्ञानिक किसानों को बताते हैं कौन सी तकनीक सर्वश्रेष्ठ होगी। आमतौर पर स्थानीय कृषि विश्वविद्यालय के साथ जुड़े हुए ये केंद्र भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और किसानों के बीच अंतिम कड़ी के रूप में काम करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति बता रहे हैं। विश्वविद्यालय का मैंडेट कृषि क्षेत्र के में शिक्षा देना, स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी ये सब प्रोग्राम हैं, और शोध कार्य है, कृषि से जुड़े हुए क्षेत्रों में शोध कार्य, और उसका प्रचार प्रसार हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से
हम प्रचार प्रसार करते हैं तकनीकों का। इसमें हम लोग उद्यमिता विकास पर प्रशिक्षण कार्य देते हैं अलग अलग क्षेत्रों में कृषि के, चाहे वो मुर्गी पालन हो, मशरूम का प्रोडक्शन हो या बकरी पालन हो, हमारा नेचुरल फार्मिंग में, ऑर्गेनिक फार्मिंग में, और मोटे अनाज से जुड़े हुए प्रसंस्करण, मोटे अनाजों का उसका उत्पादन और प्रसंस्करण, इस सब पर हम लोग उनको प्रशिक्षण देते हैं और वो प्रशिक्षण ले करके अपना कोई न कोई रोज़गार शुरू करते हैं, महिलाएं हों या युवा हों। इसके लिए हम लोग एक कार्यक्रम शुरू किए हैं टेली एग्रीकल्चर का। टेली एग्रीकल्चर मतलब हम यहाँ बैठ करके हम और किसान लोगों को या युवाओं को बताते हैं कि वो किस तरह से, अगर कृषि से संबंधित कोई भी उनको परेशानियाँ आती हैं, वो अपने फील्ड से वो बात करते हैं, अपने खेत से ही वो मोबाइल से कनेक्ट होकर के बात करते हैं। हमारे एक्सपर्ट यहाँ बैठे होते हैं और उनको जो भी समस्याएं आती हैं उसका निदान वो बताते हैं और आगे कैसे उनको रोज़गार शुरू करना है इसके बारे में भी बात करते हैं। तो ये हमारा टेली एग्रीकल्चर है। टेली मेडिसिन भी इसी तरह से है। अगर पशुओं को कोई बीमारी लग गई है, कोई समस्या है, तो लोग व्हाट्सएप से भेजते हैं या वहीं से अपने घर से बैठे बैठे बताते हैं कि ये समस्याएं हैं, हम लोग उसका निदान उनको बताते हैं। और कई बार हमारे मोबाइल क्लिनिक भी है, वो जा कर के वहाँ पर उनकी समस्याओं को, जो पशुओं की समस्याएं हैं, जो भी बीमारियां हैं, उसका इलाज करते हैं। डॉक्टर जितेंद्र कुमार आर्य जैसे किसानों को देखकर दूसरे किसान भी इनसे प्रेरित होकर इनके जैसा प्रगतिशील किसान बनना चाहता है। हर किसान की इच्छा होती है कि उनकी फसल का बेहतर उत्पादन मिले एवं थाली में शुद्ध आहार मिले। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक खेती किसानों के लिए बेहद ही लाभकारी साबित होगी। तो ये था हमारा आज का सफल किसान, जिसमें हमने आपकी मुलाकात करवाई कृषि वैज्ञानिक और साथी किसान डॉक्टर जितेंद्र कुमार आर्य जी से, जो कि प्राकृतिक खेती करते हैं। इसके साथ साथ गन्ने की खेती कर भी अच्छा लाभ कमा रहे हैं। आशा करते हैं कि उनके जीवन की सफलता की कहानी से आप भी अवश्य ही प्रेरणा लेंगे। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त, लेकिन अगर आपके कोई सुझाव हैं और आप चाहते हैं किसी किसान की कहानी को हम सफल किसान में शामिल करें, तो आप हमें पत्र ज़रूर लिखें और ईमेल कर हमें भी जानकारी दे सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है safalkisan@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। सफल किसान, कमरा नंबर 77, CVC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। सफल किसान की एक नई सफलता की कहानी के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप हमें दीजिए इजाज़त। बनी रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। मजा तो तब आता है कि खेल शुरू दूसरे करें और खत्म हम करें। देखो, दुश्मन के आदमी मारे जा रहे हैं, वो पलट कर वार करेंगे। शनिवार और रविवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। डीडी किसान,
बदलते भारत की शान। डीडी किसान,